आज तो घर में पूजा है, इतना सारा बाकी काम है, कैसे होगा सारा काम। अरे माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? मैं हूं ना, पिछले 15 साल से तो सब संभालती आ रही हूँ, आज भी सब संभालूंगी। हाँ बहू, मुझे पता है, हमेशा तुम ही तो संभालती आई हो। तुम्हारे छोटे चाचा के घर में भी नई बहू है, थोड़ा सा काम उससे भी लिया करो। आखिर इस हवेली में 3 परिवार रहते हैं। चलो, छोटी देवरानी की बहू अब तक नहीं आई, मंजली की बहू को तो 10 साल हो गए, अब तो उसको भी तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए। उनकी बातें सुनते ही मंजली देवरानी की बहू राधिका आती है। अरे ताई जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? आज की पूजा की सारी तैयारी मैं कर रही हूँ। मैं तो हर बार जेठानी जी को यही बोलती हूँ, आपको 15 साल हो गए ये जिम्मेदारियां संभालते संभालते, अब मुझे संभालने दीजिए। हाँ रीमा बहू, तुम ना शिवम को जाकर देखो, कल उसका एग्जाम है, उसकी तैयारियां कराओ। राधिका बहू सब देख लेगी। रीमा के तो मानो सीने पे सांप ही लौट गया। ठीक है मम्मी जी, मैं शिवम को जाकर देखती हूँ। रीमा अंदर चली गई और देखते ही देखते राधिका ने सारी तैयारियां शुरू कर दी। राधिका ने पूजा के लिए सब तैयार कर दिया, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। वहीं रीमा अपने कमरे में बैठी हुई मन ही मन जल रही थी। जाकर देखती हूँ चाची की बहू ने क्या गुल खिलाए हुए हैं। वो किचन में आ गई। अरे भाभी, आप आइए ना, देखिए ना, मैंने प्रसाद के लिए हलवा बनाया है, आप चख कर देख लीजिए कैसा बना है। राधिका ने एक कटोरी में थोड़ा सा हलवा रीमा को दिया। रीमा ने हलवा खाया और स्वाद से उसका मुंह भर गया, पर अगले ही पल बिगड़ भी गया। ये क्या है राधिका? अगर तुमको हलवा बनाना नहीं आता तो पहले बता देती, मैं बना लेती हमेशा की तरह। ये इतना सामान खराब करने की क्या जरूरत थी? अब पूजा भी शुरू होने वाली है, क्या जवाब देंगे लोगों को? ऐसा भी क्या हो गया भाभी, मुझे भी चखने दो, क्या कमी रह गई? कमी रह गई? अरे ये पूछो क्या है इसमें, बिल्कुल बेस्वाद बना है। ऐसे हलवे से तो अच्छा तुम प्रसाद में गुड़ ही रख देती, लोगों को पता तो लगता कि हलवा नहीं गुड़ है। वैसे सच बोलूं तो तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, भले ही तुम्हें इस घर में आए 10 साल हो गए, पर आज तक तुमने इस तरह का काम भी तो नहीं किया ना। चाची तुमको बोलती नहीं कि तुम कुछ करो। भाभी, हमेशा जब भी घर में कोई पूजा या फेस्टिवल होता है, मैं आकर हमेशा आपसे कहती हूँ ना, मुझे भी जिम्मेदारी वाला काम करना है, पर आप मुझे मौका ही नहीं देती, सब कुछ खुद ही कर लेती हो। जब आप मौका नहीं दोगी तो मेरा कॉन्फिडेंस तो डाउन होगा ही। देखो, अक्सर फेस्टिवल हो, पूजा हो या किसी की घर में शादी हो, तब हम तीनों परिवार एक साथ मिलकर कुछ स्पेशल बनाते हैं और उसमें बाहर के कुछ लोग भी शामिल होते हैं। अब बाहर के लोगों के सामने तो मैं उनको बोलने का मौका नहीं दे सकती ना। अरे मुझे तो 15 साल हो गए इसी तरह लगे हुए, आगे भी लगी रहूंगी। पर आज की बात तुम कुछ काम मत करना प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहती काम करने के चक्कर में तुम इतना बिगाड़ दो जो सुधार में ना आए। अब जाकर मेहमानों को देखो, तब तक मैं इस बेस्वाद हलवे के खाने को खाने लायक बनाती हूँ। राधिका मायूस होकर किचन से निकल जाती है और रीमा उस हलवे में खाली चम्मच चलाने लगती। आते जाते सभी लोग रीमा को किचन में देखते हैं और सोचते हैं कितनी मेहनत कर रही है। कुछ ही देर में पूजा शुरू हो गई। अरे पूजा शुरू हो गई, कहाँ हो आप सब? मम्मी जी, चाची जी, कल्याणी चाची। हाँ बेटा, बस आ रहे, तुमको ढूंढ रही थी, कहाँ थी तुम? अरे चाची कहीं नहीं, बस थोड़ा सा काम था, उसी को निपटा रही थी। सब मिलकर पूजा करते हैं। पूजा पूरी होने के बाद ललिता जी, जो कि इस परिवार की सबसे छोटी चाची थी, वो बोली, आज की पूजा तो हो गई, पर आज मेरे पास आप सबको बताने के लिए खास खबर है। बेटे का प्रमोशन हो गया क्या? अरे उससे भी बड़ी खबर है। ऐसा भी क्या हो गया भाई जिसके बारे में हमें नहीं पता? वो मनोहर कोठी वाले के यहाँ जो रिश्ता भेजा था ना, उनके यहाँ से फोन आ गया है, वो हमसे मिलना चाहते हैं। क्या सच में? पर सुना है वो तो बहुत बड़े लोग हैं, फिर हमारे यहाँ शादी के लिए मान कैसे गए? अरे तो मम्मी जी, हम कौन से छोटे लोग हैं, हम भी बड़े घर से हैं। 15 साल पहले मैं इस घर में आई थी, मैंने उस समय ग्रेजुएशन किया था और आज मेरा 13 साल का बेटा भी है। और आप देखो, मैं यूएनबी कंपनी के साथ काम करती हूँ, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। शहर की नंबर 1 कंपनी है वो, और आज उस नेहा से राज का रिश्ता आ गया तो आपको लग रहा है वो बड़े घर की लड़की है। अरे बहू, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। देखो बहू, घर की तो दोनों ही पढ़ी लिखी है। राधिका बहू ने भी एमए किया हुआ है, उसको भी 10 साल पहले लाए थे। रीमा का खून जल गया राधिका का नाम सुनकर। हाँ तो ललिता, बताओ कब जाना है लड़की वालों के घर? कल ही जाएंगे हम। तो सारी तैयारियां कर लो जाने की। घर के सबसे छोटे और आखिरी बेटे की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मम्मी जी, सारी तैयारियां मुझ पे छोड़ दो। आज तक आपको शिकायत का कोई मौका दिया है जो आज दूंगी। आप बस बेफिक्र हो जाओ।
अरे माधवी भाभी, एक ही दिन है और काम इतना है। लड़के ने लड़की देख रखी है, लड़की ने लड़का। अब तो कल को बस बात पक्की हो ही जाएगी। राधिका बहू को मिठाई का ऑर्डर देने भेज दो और बाकी का काम सब में बांट दो, ताकि कोई काम जल्दबाजी में खराब ना हो जाए। आगे सही रहेगा। राधिका बहू, तुम हलवाई के यहाँ जाओ और कोई अच्छी मिठाई का ऑर्डर दे आओ। अरे मम्मी जी, राधिका को तो मिठाई का जरा भी आइडिया नहीं है। कहीं ऐसा ना हो रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाए। कोई भी काम हो उसको करने के लिए शिद्दत की जरूरत होती है। राधिका, रहने दो, तुम हलवाई के यहाँ मैं चली जाती हूँ। अरे रीमा बहू, कुछ काम तो राधिका को करने दिया करो। अरे चाची जी, मैं तो चाहती हूँ कुछ टाइम बचे मेरा भी, पर राधिका जो काम नहीं कर सकती उसको मैं कैसे दे सकती हूँ। आखिर इस परिवार के बारे में हम सबको ही तो सोचना है। हम मैं करूँ, राधिका करे, एक ही तो बात है। कितनी समझदार बहू है मेरी। बस अब तीसरी बहू भी अच्छी सी आ जाए तो फिर इस परिवार को कोई तोड़ नहीं पाएगा। रीमा उठकर हलवाई के यहाँ चली गई और देखते ही देखते सारी तैयारियां हो गई और किसी भी चीज में रीमा ने राधिका को हाथ नहीं लगाने दिया। राधिका मायूस सी रहती थी पूरे समय, क्योंकि पूरा घर बात बात पे रीमा रीमा करता रहता था और रीमा इसी नाम को पाने के लिए तो राधिका को हर चीज में पीछे रखती थी। राधिका घर में होकर भी गैर सी थी, पर वो अपने बड़ों की बहुत इज्जत करती थी, इसलिए सब चुपचाप सहन करती जाती थी। अगला दिन हो गया। अरे सब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं। माँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, कोई निकल ही नहीं रहा अपने कमरे से। समझ में नहीं आ रहा रिश्ता मेरा तय होने वाला है आज या इन सब का, जो इतनी देर से अब तक तैयार नहीं हुआ। मुझे बार बार नेहा की कॉल आ रही है। नेहा को बड़ी जल्दी है ससुराल वालों से मिलने की। अरे माँ, आज उसी के कारण तो हमारा ये रिश्ता होने जा रहा है। मैं तो उसके घर वालों ने तो मना ही कर दिया था, और अब अगर वो फिर से नाराज होगी ना तो खुद ही रिश्ता तोड़ देगी। अरे जानती हूँ मैं, फिक्र मत करो, मैं सबको लेकर आती हूँ। ललिता जी सबको लेकर बाहर आ गई। कुछ ही देर में वो लोग नेहा के घर पहुँच गए। आओ आओ, आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ भाई साहब, इतने दिन से हम भी आप ही के कॉल का इंतजार कर रहे थे। वो बस हम लोग भी विचार कर रहे थे इस रिश्ते पर, फिर हमने देखा दोनों बच्चे खुश हैं तो हमको भी खुश होना ही था। भाई साहब, हम भी नई सोच के लोग हैं, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। अरे हमारी होने वाली बहू को तो बुलाओ। वो आप सबके लिए चाय बना रही है। अरे आज उसका रोका है और वो चाय बना रही है। संस्कारों में तो लगता है मेरे जैसी है। चलो कोई नहीं, आप नेहा को बुला लीजिए, चाय पानी मैं देख लूंगी। नहीं बेटा, तुम हमारी मेहमान हो। ऐसे तो घर में बहुत नौकर है, लेकिन नेहा खुद ही चाय बनाकर लाना चाहती है आप लोगों के लिए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ही देर में नेहा चाय लेकर आ गई और सबसे पहला सवाल किया रीमा ने, कैसी हो तुम, कहाँ तक स्टडी की है तुमने। इस सवाल पे नेहा थोड़ी सी चौंक गई। उसका ऐसा चेहरा देखकर रीमा ने मन में सोचा, चेहरे से तो नई देवरानी 10 या 12 तक ही पढ़ी लगती है। रंगत भी कोई खास नहीं है। शरीर ऐसा है कि एक थप्पड़ में गिर जाएगी। मुझे ऐसी ही देवरानी चाहिए थी घर में, जो मेरी बराबरी ना कर सके। मेरा सवाल सुनकर नेहा के तो तोते ही उड़ गए। बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई। चलो अच्छा है, ये भी राधिका की तरह मेरे सामने मुंह बंद करके ही रहेगी। भाई साहब, मैं बोल रहा था शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। वो क्या है ना, आजकल अच्छे रिश्ते को नजर जल्दी लग जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम लोग तो तैयार है। आप पंडित जी को बुलाकर शादी की डेट निकलवा लो। वो सब लोग उनसे विदा लेके घर आ गए। घर आते ही सब लोग शादी की तैयारियों में लग गए और वो दिन भी आ गया जब नेहा दुल्हन बनकर राज के घर में आ गई। नेहा, वैसे तो तुम्हारे काम ऐसे है कि तुम घर में ज्यादा समय नहीं दे पाओगी, पर तुमने मेरे घर में ये बात बताने से मना क्यों किया है। अरे काम के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, कुछ साल शादी के अपने ससुराल और पति को भी देना चाहिए। काम भी जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है परिवार, और मैं अपने परिवार और पति के लिए सारी चीजों पे खरी उतरूंगी। मेरे तो भाग्य ही खुल गए, मुझे ऐसी सोच वाली वाइफ मिली। पर तुमको एक बात बता दूं, तुम्हें मेरे और मेरे परिवार के लिए कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है जिससे तुम्हारा नुकसान हो। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं सब देख लूंगी। ऐसे ही अगला दिन हो गया। नेहा किचन में आई। आओ आओ बहू,
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तुमको बता देती हूँ कहाँ क्या रखा है। वैसे क्या बनाने वाली हो तुम पहली रसोई में? मम्मी जी, मुझे ना खीर सबसे अच्छी बनानी आती है। मुझे ऐसा लगता है जितना भी मैं खाना बनाती हूँ उन सब में सबसे बेस्ट खीर ही बनाती हूँ। और वैसे भी पहली रसोई में कुछ मीठा ही बनता है, रस्म भी हो जाएगी। तुमसे एक और बात बतानी थी। वैसे तो सबको यही लगता है हम 3 परिवार इस घर में साथ में रहते हैं, पर हम सबका खाना अलग बनता है हर दिन। पर जैसे ही घर में कोई पूजा या नवरात्रि हो या कोई भी त्योहार, हम तीनों परिवार एक साथ मिलकर उसको सेलिब्रेट करते हैं और इसीलिए हमारे परिवार में इतना प्यार है। मैं चाहती हूँ तुम भी इस परंपरा को जारी रखो। हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी, मैं अपनी तरफ से 100% दूंगी, आप चिंता मत करिए। ललिता नेहा को समझाकर सबके पास जाकर बैठ गई और नेहा खीर बनाने लगी। शादी के पहले की लाइफ चाहे कितनी ही सेटल क्यों ना हो, शादी के बाद का सुकून एक अलग ही होता है। मम्मी जी को थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे इस घर में आने से, कहीं मेरे आने के बाद इस घर की सालों पुरानी परंपरा को तोड़ ना दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। नेहा ने जल्दी जल्दी खीर बनाई और जैसे ही सबकी कटोरी में डालने वाली थी तभी बाहर रीमा आई। अरे देवरानी जी, क्या बना रही हो? भाभी जी, खीर बनाई है। खीर बनाने में तो बहुत समय लगता है, मुझे पहले थोड़ी सी खीर दे दो, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। आप ऑफिस भी जाती हो? हाँ बिल्कुल, मैं तो इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। यूएनबी का नाम तो सुना ही होगा। अरे तुमने कहाँ सुना होगा, वैसे तुम तो एक सिंपल सी फैमिली से हो। मेरी एक राय मानो, छोटी मोटी कोई जॉब तुम भी पकड़ लो, नहीं तो सोचो आज से जब 10 साल बाद तुम्हारे बच्चे पूछेंगे मम्मी आपने अपनी लाइफ में क्या किया, तो तुमको ये ना कहना पड़े कि बस एंटर करके छोड़ दिया। इतना बोलकर रीना कुछ ज्यादा ही आसमान पे पहुंच गई थी। नेहा कुछ भी बोलती तभी वहां राज आकर बोला, अरे भाभी, आपको पता भी है आप क्या बोल रही हो? जिससे आप ये बात बोल रही हो ना, चुप कीजिए ना। भाभी सही कह रही हैं, इंसान को लाइफ में कोई ना कोई जॉब करनी चाहिए। भाभी, आपकी बात पर मैं गौर जरूर करूंगी और जल्दी कोई ना कोई जॉब ढूंढ लूंगी। वैसे सेल्समैन की जॉब तुम्हें मिल सकती है। राज ने नेहा को घूर के देखा। नेहा ने उसको चुप रहने का इशारा किया। क्या दोनों चुपके बात कर रहे हो? नेहा, तुम खीर बना रही थी ना, जल्दी से दे दो। नेहा ने एक कटोरी में उसको खीर दी। खीर तो रीमा ने खा ली, पर खाते ही बोली, नेहा, चाची जी बोल रही थी आज शाम को पड़ोस की कुछ मम्मी जी और चाची जी की सहेलियां आने वाली हैं, तो मम्मी और चाची जी बोल रही थी तुमसे खाना बनवाने के लिए। वैसे तुम अपनी हो इसलिए बोल रही हो, तुम कुछ मत बनाना, तुमको ना अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी ऑफिस से, आकर जो भी बनवाना हो मुझसे पूछ कर बनाना। ठीक है भाभी। उसके जाने के बाद नेहा थोड़ी सी मायूस हो गई। अरे तुम इतनी मायूस क्यों हो गई? मैंने खीर इतने दिल से बनाया था, पर भाभी को पसंद ही नहीं आई। अब बाकी के लोगों के पास ले जाते हुए भी डर लग रहा है। अरे भाभी की बातों को दिल पर क्यों लेती हो? लाओ मुझे दिखाओ कैसी बनाई है। राज ने खीर खाई और खुश होकर बोला, अरे नेहा, तुमने तो खीर बहुत अच्छी बनाई है। आप झूठ बोल रहे हो, बस मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रहे हो ना? अरे सच में तुम्हारे दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तभी राज की नजर राधिका पे पड़ी, जो किचन की साइड से ही जा रही थी। राधिका भाभी, इधर आइए। राधिका किचन में आई। क्या हुआ देवर जी? भाभी, ये खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। राधिका ने खीर खाई और बोली, नेहा, खीर बहुत अच्छी बनाई है। राज को कुछ काम याद आया और वो भागते हुए किचन से निकल गया। भाभी, सच में खीर अच्छी बनी है क्या? हाँ, तुमको क्या ऐसा लग रहा है कि अच्छी नहीं बनी? वो रीमा भाभी बोल रही थी अच्छी नहीं बनी। राधिका ने जैसे ही रीमा का नाम सुना तो वो मुस्कुरा दी। आप स्माइल क्यों कर रही हो? आप मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रही हो ना, सच सच बताओ ना। नहीं देवरानी जी, भाभी की आदत है सब काम में कमी निकालना। उनको ऐसा लगता है उनके बिना इस घर में कोई काम हो ही नहीं सकता। अब मुझे ही देख लो, 10 साल हो गए इस घर में, आज तक भाभी ने मुझे किसी काम में आगे नहीं आने दिया। तुमको तो अभी एक ही दिन हुआ है, तुमको कैसे आने देगी? पर तुम परेशान मत हो, रीमा भाभी जो भी करती है इस घर के भले के लिए करती है। वो हम सबसे बड़ी है और जो करेगी सही करेंगी। पर मैं अपने काम पे संदेह कर सकती हूँ, पर तुम्हारी खेल में मुझे कोई कमी नहीं लगी। मतलब भाभी, 10 साल से आप पीछे ही हो रीमा भाभी के? अरे सब अपनी ही है, कौन आगे कौन पीछे, सब बराबर है। कितना अच्छा परिवार है जो रीमा भाभी की चालाकियों को भी समझ नहीं पा रहा।
राधिका भाभी ने 10 साल सह लिया। मुझे भी कोशिश करनी चाहिए ताकि इस परिवार का प्यार बना रहे। नेहा ने उस दिन से अपनी पूरी मेहनत और हिम्मत उस घर में लगा दी, पर बाकी लोगों तक कोई भी चीज पहुंचने से पहले रीमा उसको चेंज करा ही देती थी। और सारे घर वालों की नजरों में आज भी रीमा से ऊपर कोई बहू नहीं थी। एक दिन कल्याणी नेहा के पास आकर बोली, नेहा बहू, तुम एक काम करो, घर में नवरात्रि का आज आखिरी दिन है, 9 बच्चियों को बुलाकर खाना खिलाया जाएगा। तुम सारा सामान तैयार करके रीमा को दे दो, उसके हाथ की पूरी फूलती है और स्वादिष्ट भी होती है। बहुत हो गया ताई जी, जब मैं सारा सामान तैयार करूंगी तो पूरी नहीं तल सकती क्या? अरे कितना बोलती है, हैं? अपनी ताई सास के सामने पहले कुछ सोचकर बोलना सीखो। कुछ आता जाता है नहीं, और बोलती देखो कितना है। मुझे देखो, ऑफिस जाती हूँ और घर आकर एक नहीं 3-3 परिवारों को इज्जत से संभालती हूँ। आइंदा इतना बोलने से पहले सोच लेना, एक थप्पड़ में गिर जाओगी। तभी राज वहां आता है। भाभी, आप जिस कंपनी में काम करती हो उसके ऑनर का नाम पता है आपको क्या है? अरे मुझे क्या करना उनका नाम जानकर, उस कंपनी में काम करती हूँ, ये क्या कम है? अपनी वाइफ को देख लो, वो तो ऐसी है जो कोई वेटर बनने लायक भी नहीं है। हाँ भाभी, मेरी वाइफ वेटर बनने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरी नेहा UNB कंपनी की ऑनर है। ये सुनकर रीमा का सर ही चकरा गया। जिस कंपनी के नाम पर वो इतना घमंड करती थी, उसकी ऑनर, उसकी देवरानी, और उसने जिठानी बनकर उसे इतना तंग किया था। अब उसको दिन में ही तारे नजर आ गए थे, क्योंकि राज फोन में UNB की ऑनर नेहा की प्रोफाइल खोलकर अब रीमा को दिखा रहा था, और बाकी के लोग चुपके हंस रहे थे। मम्मी जी देखिए ना, कितना अच्छा डिजाइन है इस हार का, प्लीज बनवा दीजिए ना मेरे लिए। बाबू अभी बहुत खर्चा है, कहाँ से बनवा दूं, और सोने के दाम देखें कैसे आसमान छू रहा है। मम्मी बादलों तक तो मुझे भी छूने का हक है कि नहीं? भाभी आप मम्मी से क्यों बोल रही हो? आपके पतिदेव भी तो इसी घर में रहते हैं। नाना जी, अगर पतिदेव सुन रहे होते तो हेडक्वार्टर तक आना नहीं पड़ता मुझे। बात तो ठीक है। मम्मी, भाभी को दिलवा रही हो तो मुझे भी कुछ दिलवा ही देना। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। बहू अभी तो पूजा की शादी करनी है, उसे दहेज देना है। मुझे कहाँ दोगी? वो तो आप मेरे ससुराल वालों को दोगी ना। हाँ, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे जोड़ने पड़ेंगे कि नहीं? जोड़ो, खूब पैसे जोड़ो। कोई सुनता ही नहीं मेरी तो। पता नहीं कब वो दिन आएंगे जब मेरे गले पर हार सजेगा। क्या भाभी, अब आप सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि अब मेरे लिए दहेज जोड़ा जाएगा। पूजा की शादी हो जाए, फिर मैं और तेरे ससुर जी 4 धाम की यात्रा पर निकल जाएंगे। और मैं भी हनीमून पर। सबने प्लान बना रखे हैं, मेरी तो कोई सोचता ही नहीं। अरे भाभी, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता। अरे मजाक नहीं करना मुझे। नाश्ता बना देती हूँ, वरना सीधा खाने का टाइम आ जाएगा। मीता किचन में चली जाती है, लेकिन काम करते हुए भी उसका ध्यान केवल उस हार के डिजाइन पर था जो उसने अखबार में देखा था। काश वो हार मिल जाता तो मैं अपनी सहेलियों को खूब जलाती, और मिसेस गुप्ता तो जल जलकर राख ही हो जाती। बहू, तुम्हारी आवाजें बाहर तक आ रही है। अब तो खुद से बात करना भी मुश्किल है इस घर में। मीता नाश्ता तैयार करके सभी को देती है, तभी ससुर जी अजय से कहते हैं, अजय, आज शाम को लड़का देखने आ रहा है। ठीक है पापा, जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अरे बहन के लिए रिश्ता देख रहे हैं, उसमें भी जल्दी आने की कोशिश नहीं करना है, आ ही जाना है। पापा लास्ट मोमेंट पर बॉस मीटिंग रख देता है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस बार ऐसा कुछ ना हो। नहीं होगा, नहीं होगा, बस शाम को सभी लोग तैयार रहना। क्या हम लोग भी जा रहे हैं? हाँ, ये लड़का मुझे सही लग रहा है, मैं चाहता हूँ तुम लोग भी मिल लो। ठीक है, फिर अजय शाम को टाइम से घर आ जाना। घर तो तब आऊंगा ना जब जाने दोगे आप लोग मुझे, अभी ऑफिस जा रहा हूँ। अजय ऑफिस के लिए निकल जाता है और पूजा कमरे में जाने लगती है। भाभी, मेरे साथ कमरे में चलो ना। क्यों दीदी, क्या हुआ? अरे शाम को जाना है ना, तो बताओ ना क्या पहन कर जाऊं। आपको शादी की बड़ी जल्दी है, क्या बात है? हाँ, इनफ हो गया मेरा इस घर में। अब नया मसाला एडवेंचर चाहिए ना मुझे लाइफ में। तो ये बात है। चलिए फिर बहुत अच्छी सी साड़ी देती हूँ आपको, बढ़िया लगेगी आप पर। ठीक है, चलिए। शाम को मीता अपनी ननद को अच्छे से तैयार करती है और सब जाने के लिए बैठे थे। कहाँ रह गए भैया? पता नहीं, अभी फोन करती हूँ। सब कुछ जानते हुए बिना जल्दी नहीं आते। ये लड़का ऐसा ही करता है, काम के वक्त हमेशा गायब। बहू तू फोन करके पूछ। जी पापा जी, लगा रही हूँ। मीता फोन करती है और ट्रैफिक में फंसा हुआ अजय फोन उठाता है। अरे मैं चौराहे पर खड़ा हूँ, यहाँ बहुत जाम है, तुम सब लोग तैयार हो गए हो तो आ जाओ ना यहीं। ठीक है आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया?
भैया कह रहे हैं कि चौराहे तक आ जाओ, रास्ते में जाम लगा हुआ है। अरे लेकिन मैं ऐसे हील्स और साड़ी में नहीं जा पाऊंगी। ननद जी, आपको ही दिखाने ले जा रहे हैं ना लड़का, हम क्या वहां जाकर वीडियो कॉल करेंगे? कर लेना, मुझसे नहीं जाया जाएगा चौराहे तक। देखो ऐसा है, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। कपड़े ऐसे पहनो जिसमें चल पाओ। रुको मैं जींस टॉप में आती हूँ, ये भैया भी ना दिमाग खराब करते थे। पूजा कपड़े बदल कर आती है और फिर सभी लोग चौराहे पर पहुंचते हैं। तुम लड़का देखने जा रही हो या पार्टी में? ये कैसे कपड़े पहन कर आई हो? भैया अब आप तो कुछ बोलो ही मत, सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ, ये जाम भी मैंने ही लगाया है ना। ग्रीन लाइट हो गई है, चलो अब, नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे और सच में जाम लग जाएगा। किसी तरह जाम में फंसते फंसाते हुए सभी लोग लड़की वालों के यहाँ पहुंचे, लेकिन लड़के वालों के घर तो ताला लगा हुआ था। ये क्या है, हमें बुलाकर ये लोग ही गायब हो गए। अभी पता करता हूँ कहाँ है ये लोग। राजेश तुरंत फोन घुमाते हैं और मनोहर जी फोन उठाते हैं। अरे भाई साहब, कहाँ हैं आप? हम तो आपके घर पहुंच गए। भाई हम लोग बाहर घूमने निकले थे, लेकिन अब जाम में फंसे हैं। आप बगल वाले शर्मा जी के घर चले जाइए, हम भी आते हैं तब तक। ठीक है ठीक है। 1 घंटा पड़ोसी के यहाँ बैठने के बाद कहीं जाकर मनोहर जी के घर का ताला खुला और वो लोग आए। हमें तो लग रहा था कि बिना बात किए ही वापस जाना पड़ेगा। सबके पास गाड़ियां हो गई है भाई साहब, कोई पैदल चलना ही नहीं चाहता। खुद चले जाते आप पैदल, जाम में भी फंसना नहीं पड़ता। भाभी रिश्ता तुड़वाने आई हो क्या? अरे हमारी बहू को तो मजाक की आदत है। भाभी आप भी ना। हम माफी चाहते हैं, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। देखो विजय ने तो पहले ही पूजा को फोटो देख के पसंद कर लिया था, और फिर हम क्या ही कहते बीच में। हमारी तरफ से भी सब ठीक है, सब हाँ है। फिर क्या, शादी की तारीख निकलवाइए और बैंड बजवा दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे लेन देन की कुछ बातें। देखिए विजय तो दूसरे शहर में नौकरी करता है, तो जो भी सामान होगा वो आपको वहीं भिजवाना पड़ेगा। अभी तो हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब वहां सेटल हो जाएगी पूजा, हम सामान भेज देंगे। ठीक है ठीक है। पूजा और विजय की शादी हो जाती है और उसकी शादी के बाद शांति और राजेश का 4 धाम जाने का प्लान बन जाता है। सोनिया जी, अब हम फ्री हो गए हैं तो अब चलते हैं, भगवान में मन लगाया जाए। सही कहती हो, लेकिन अभी पूजा का दहेज नहीं गया है, उसे भी तो निपटाना है। मम्मी जी पापा जी मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगी। बहू तुम संभाल लोगी? हाँ पापा जी, आप लोग मुझे पैसे देकर जाइए, मैं सारा सामान भेज दूंगी। ठीक है। वैसे भी हमें 1 महीना तो लग ही जाएगा कम से कम वापस आने में। इसीलिए तो आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब कर लूंगी। मीता की बात मानकर उसके सास ससुर उसे पैसे देकर चले जाते हैं। वाह वाह वाह, इतने सारे पैसे, अब आएगा ना मजा। मम्मी जी तो मुझे कुछ दिलवाती नहीं, अब इन्हीं पैसों में से पैसे बचाकर मैं हार खरीद लूंगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ ननद जी को जो जो सामान भेजना है बाजार जाकर देखा हूँ। हाँ मैं भी चलूंगा, इस हफ्ते थोड़ा ज्यादा काम है, अगले हफ्ते तक रुक जाओ। अरे नहीं, फोन आया था ननद जी का, जहाँ गई है ना वहां अभी उनके पास कुछ भी नहीं है, तो जितनी जल्दी सामान जाएगा उतना अच्छा रहेगा ना। और बेड, पंखा, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और भी न जाने क्या क्या देना है, इसलिए मैं खुद कर लूंगी, आप परेशान ना हो। ठीक है, अब तुम जिम्मेदारी ले रही हो तो अच्छे से पूरी करना। हाँ हाँ बिल्कुल। अगले दिन मीता मार्केट में जाती है और सेकेंड हैंड सामान के स्टोर की भीड़ देखकर अंदर चली जाती है। भैया ये सब सामान सेकेंड हैंड है क्या? हाँ मैडम, आप बताओ आपको क्या चाहिए? सोफा, टेबल, कुर्सी, एसी, पंखा, फ्रिज, बर्तन। सब कुछ देखने में तो एकदम नया सा लग रहा है। नया ही समझो, 1-1 हफ्ते ही चला है सब, सालों साल खराब ना होने की गारंटी है मेरी। क्या बात कर रहे हैं, सेकेंड हैंड की भी गारंटी है? लिख के दूं, एकदम पूरी गारंटी है मेरी। ठीक है, तो सुनो फिर, ये सब सामान की लिस्ट है, सब पैक कर दो और इस पते पर भिजवा देना। ठीक है, आप पैसे जमा कर दीजिए। हाँ वो तो करूंगी। मीता सारा सामान खरीद लेती है और घर आ जाती है। इतने सस्ते में इतना सारा सामान आ गया और मेरे पैसे भी बच गए कितने सारे। क्या बात है, सारा बाजार आज खरीद लिया क्या तुमने? हाँ तो आपको क्या मुझ पर शक था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? नहीं ऐसा नहीं है, तुम कर सकती हो, लेकिन सामान तो सच में नए से भी ज्यादा चमक रहा है। अब यहाँ धूल जमने से पहले ही भिजवा देना ननद जी के पास। हाँ हाँ ठीक है। अगले दिन सारा सामान पूजा के पास भेज दिया जाता है। हेलो भाभी, सामान अच्छे से पहुंच गया ना ननद जी? हाँ वो तो पहुंच गया, लेकिन एक में भी बिल नहीं है, गारंटी का पर्चा नहीं है। अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो सब मैं हैंडल कर लूंगी, 1 नंबर सामान है, कोई गड़बड़ वैसे भी नहीं होगी। क्या बात कर रही हो भाभी, वैसे अभी पैक ही है, यूज नहीं किया है।
अभी ये ना बेड खोल रहे हैं। आप लोग अपना घर सेट कर लीजिए, फिर हम आराम से बात करेंगे, मुझे भी ना जरा काम है। ठीक है भाभी, रखती हूँ। मीता फोन रखकर बाजार जाती है और ज्वेलर के पास जाकर हार देखने लगती है। क्या रेट है भैया इसका? मैडम ये जो हार है एक्सक्लूसिव डिजाइन है, बस अब लास्ट पीस बचा है। अरे भैया ये सब मुझे मत बताओ, मुझे ये बताओ कि कितने का है। 5 लाख का है। भैया हार है या कार? आपने भी तो रेट ही पूछा तो मैंने बता दिया। ठीक है, आती हूँ बाद में। मीता घर लौट आती है और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर अजय पूछने लगता है, क्या हुआ, आज ये रंग क्यों उड़ा हुआ है तुम्हारा? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, आज सर में दर्द है, मैं सोने जाती हूँ। मीता अपने कमरे में आ जाती है और बचे हुए पैसे देखने लगती है। 1 लाख में क्या ही होगा, हार तो आने से रहा, अपने पास रखती हूँ, जब सोने का भाव ठीक होगा तब खरीदूंगी कुछ। अभी पूजा के घर सामान पहुंचाए 4 दिन भी ठीक से नहीं हुए थे कि उसका फोन आ गया। हेलो भाभी, कैसा बेड था ये? अभी चढ़ के बल्ब बदला और ये तो साइड से टूट गया। क्या बात कर रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाभी मैं आपके साथ मजाक करूंगी क्या? नाना जी अब बेड तो आपको वहीं ठीक करवाना पड़ेगा, बाकी चीजों की फुल गारंटी है, नो टेंशन। ठीक है, आप कहती हो तो यहीं सही करवाऊंगी। हाँ। मीता फोन रख देती है और घर के कामों में लग जाती है कि दोपहर में पूजा फिर से फोन करती है। अब क्या हुआ नाना जी? ये कैसे कांच के बर्तन है? ये तो गरम सब्जी डालते ही पिघल गए। क्या बात कर रही हो, मैं नहीं मानती। भाभी आपकी भेजी हुई स्टील की चम्मच तक टूट रही है एक बार धोने से। नाना जी एक आध सामान हो जाता है ऊपर नीचे, बर्तन तो आपको वहां भी मिल रहे होंगे ना, वहां से ले लो। 2 लोगों में कितने बर्तन लगेंगे? ठीक है भाभी, मान ली आपकी बात। अभी कॉल करती हूँ। वॉशिंग मशीन में से अचानक से आवाजें आ रही है। अब हाँ। पूजा दौड़ती हुई बाथरूम तक आती है और देखती है वॉशिंग मशीन से सारा पानी बाहर फैल रहा था और बहुत तेज आवाज के साथ मशीन चल रही थी। अरे बंद कर दो इसे, मोहल्ले वाले डंडे लेकर आ जाएंगे। अरे पर बंद ही नहीं हो रही है। ये तो बहुत शोर मचा रही है, प्लग निकालो। प्लग अटक गया है, क्या करूं अब? रुको फ्यूज ही बंद करके आता हूँ। विजय ने मेन लाइट बंद की, तब जाकर वॉशिंग मशीन रुकी। ये कैसा सामान दिया है तुम्हारी भाभी ने? अब मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना लेने गई थी। और टेंशन क्यों लेना है, 1 साल की गारंटी है, वापस भेज देते। हाँ, कब तक ये शोर सुनेंगे। मीता और विजय वॉशिंग मशीन पैक करके भाभी के पास भेज देते हैं। इतनी सुबह कौन आ गया? पता नहीं, देखता हूँ, मम्मी पापा होंगे शायद। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। अजय दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहां तो वॉशिंग मशीन की डिलीवरी आई है। मैंने नहीं मंगवाई। ये रुको जरा, नाना जी का फोन आ रहा है। हेलो भाभी, वो वॉशिंग मशीन गड़बड़ कर रही थी, आप उसे सर्विस करवा के भेज देना। ठीक है नाना जी, करवा दूंगी। मीता वॉशिंग मशीन रखवा लेती है। सुनो, लाओ मुझे वो वारंटी कार्ड दे दो, मैं सर्विस करवा दूंगा। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे दुकान का अच्छे से पता है, मैं सोमवार को जाकर करवा दूंगी। अच्छा ठीक है। सोमवार को आने में अभी 4 दिन थे और पूजा का फोन अगले ही दिन आ गया। क्या हुआ ननद जी अब? भाभी आपने कैसे सामान दिया है? ये माइक्रोवेव चालू किया, इसमें तो स्पीकर बज रहा है। हैं? क्या बोल रही हो? वीडियो भेजू क्या? अरे नहीं, भरोसा है आप पर मुझे, लगता है उसे गलत प्रोडक्ट दे दिया। होम थिएटर चलता नहीं है, माइक्रोवेव में गाने बज रहे हैं, अटपटा सा सामान दिया है। अरे रे, आप एक काम कीजिए, दोनों को यहाँ भेज दीजिए, मैं ठीक करवा दूंगी। अब आपने ही दिया है तो आप ही तो देखोगी। हाँ, आप बेफिक्र होकर भेजिए ना। पूजा होम थिएटर के साथ साथ माइक्रोवेव भी पैक करवा के भेज देती है। एक एक करके सामान भेजने में तो हमारा बहुत पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब पहले सब कुछ 1 हफ्ते तक चलने दो। ठीक है। 1 हफ्ते में छठी बार पूजा ने अपनी भाभी को फोन किया। हेलो भाभी। क्या हुआ ननद जी, इतनी रात में क्यों फोन कर रही हैं आप? ये आपने एसी कैसा भेजा है, गर्म हवा दे रहा है, कमरा तंदूर बना दिया। अरे तो आप अभी पंखा चलाकर सो जाओ। वो पंखा जब चलता है तो ऐसा लगता है हेलीकॉप्टर का पंखा है, इतनी तेज आवाज करता है कि कोई सो ही नहीं सकता। नाना जी एक काम कीजिए, दोनों पैक कर दीजिए, सोमवार को जाऊंगी मैं दुकान पर। हाँ तो जाना ही पड़ेगा आपको। आपको कूलर भी तो दिया है ना, वो चलाइए ना। नाम मत लीजिए उसका, कूलर में कहाँ से पानी निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अरे यार, आप उसे भी पैक करके भिजवा दीजिए। अब मैं सारा सामान चेक करके भेजूंगी आपके पास। हाँ ठीक है। अगली सुबह पूजा भाभी के द्वारा भेजे गए एक एक सामान की अच्छे से ठोक पीट कर जांच करती है। ये क्या है? हेयर ड्रायर में खिलौने वाली मोटर,
इसीलिए इससे हवा नहीं आती है। वो सब छोड़ो, ये टीवी देखो, ये एलईडी टीवी में ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है। क्या सामान आया तुम्हारे मायके से, मानना पड़ेगा। पता नहीं भाभी ने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है। सब पैक करो और वापस भेजो। मीता एक एक सामान चुनकर पैक कर देती है और उसे वापस मायके पहुंचा देती है। जिस दिन सामान पहुंचा उसी दिन राजेश और शांति भी 4 धाम की यात्रा से वापस आ गए। लो मम्मी जी अब पूछेंगी कि ये सामान यहाँ कैसे। ये क्या है बहू, तुमने अभी तक सामान नहीं भेजा? ओ मम्मी जी, ये सामान ना जरा सा वापस आ गया है। वापस आ गया? और तुम इसे जरा सा बोल रही हो, एक एक चम्मच भी दिख रही है मुझे तो। रुक जाओ, पूजा का फोन आ रहा है। हेलो मम्मी, कितनी बेइज्जती हो रही है मेरी। कैसा सामान भिजवाया आपने, कोई क्वालिटी नहीं है, सब 1 महीने में खराब हो गया। अरे तू रुक जा, तुझसे बाद में बात करूंगी, पहले मुझे जरा बहू से बात करने दे। हे भगवान बचा लेना। शांति मीता को देखती है और सामान को, एक नजर मीता पर, एक नजर सामान पर। क्या हुआ मम्मी जी? सच सच बताना बहू, क्या गड़बड़ किया तुमने? मम्मी जी वो आप क्यों टेंशन ले रही है, सब गारंटी में, मैं अभी जाकर बदल कर आती हूँ। ठीक है जाओ। मीता सारा सामान गाड़ी पर बंधवा कर ले जाती है और जैसे ही वो उस दुकान पर पहुंचती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या है, यहाँ पर ढाबा कैसे खुल गया? यहाँ तो सामान की दुकान थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में आ गया है, तुमने कोई घोटाला किया है और ये दुकान वाला भी कोई झोल था। चलो अब घर चलो तुम। मम्मी जी से अब कौन बचाएगा मुझे? कोई भी नहीं। मीता डरते डरते घर आती है, उसकी हालत पतली हो रखी थी। अब भीगी बिल्ली बनने से कोई फायदा नहीं है, सच सच बताओ क्या हुआ है? मम्मी जी वो मुझे हार लेना था तो मैंने सारा सामान सेकंड हैंड लिया और फिर जब हार लेने गई तो वो बजट में नहीं था, मुझे नहीं पता था कि सारा सामान ऐसे खराब निकल जाएगा। अच्छा तो अब हम पूजा को क्या दे? हमने तो अपनी पूरी पूंजी तुम्हें सौंप दी थी बहू। माफ कीजिए मम्मी जी। चलो माफ किया, लेकिन अब पैसे कहाँ से आएंगे नया सामान लेने के? मेरे पास उपाय है। क्या? अब मैं अपने गहने बेचूं इस उम्र में? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने तो सच में इतने पैसे पानी में बहा दिए और ये कबाड़ा घर ले आई। नहीं, बहू ने ही पैसों में आग लगाई है, अब पैसे समधी जी देंगे। बहू अपने पापा को फोन लगाओ। पापा से पैसे लूं? तो और कोई चारा है क्या तुम्हारे पास? नहीं पापा जी। मीता अपने पापा को फोन लगाकर सब कुछ बताती है और उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं। नालायक, ये सिखाया था मैंने तुझे, अपने ही घर में पैसों का घोटाला करते शर्म नहीं आती तुझे? गलती हो गई पापा, अब आप कुछ करो ना। और कोई रास्ता छोड़ा है तूने? आज के बाद फोन मत करना मुझे, समधी जी को बोल पैसे ले जाए जाकर। पापा सुनो ना। बस सब कुछ मत बोल। महेश फोन काट देते हैं और पूजा के दहेज का पैसा मीता के घर से आता है, तब जाकर उस तक नया सामान पहुंचता है।